नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि दुनिया के कई देशों में स्टूडेंट वीजा को लेकर बदलाव हो रहे हैं। खासतौर पर अमेरिका ने इसका ऐलान भी कर दिया है कि जो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं और अगर वो स्टूडेंट उसके तहत उस कार्यक्रम में शामिल हैं तो फिर उन्हें वहां पर वीजा नहीं मिलेगा, वो कैंसिल किया जाएगा। इसके अलावा यूरोप के कई देशों में भी अपने नियमों को बदला है, चाहे वो स्नातक स्तर की बात हो या फिर पीजी कोर्सेज को लेकर हो। और ऐसे में भारत से हर साल दुनिया के अलग अलग देशों में जाने वाले स्टूडेंट्स, जिनकी संख्या कई हजार में होती है, उनका भविष्य क्या होगा, किस तरीके की चुनौतियां हैं और क्या उनके सामने बेहतर विकल्प इस कोरोना काल में हो सकता है, उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं जिनके जरिए इस पूरे के पूरे हम सिचुएशन को समझेंगे और छात्रों के लिए क्या बेहतर विकल्प हैं और क्या इस वक्त वो बेहतर देश हो सकते हैं जो कि दुनिया में बेहतर माने जाते हैं शिक्षा के लिहाज से, जहां पर फायदा उठा सकते हैं भारतीय छात्र। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ विष्णु प्रकाश सर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डीपी श्रीवास्तव सर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर गुलशन सचदेवा हैं, सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज, जेएनयू से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत मैं विष्णु सर आपसे करना चाहूंगा कि भारत से जो स्टूडेंट्स जाते हैं बाहर हर साल, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती रही है, लेकिन अमेरिका जैसे देश से ये खबर कि वहां पर जो स्टूडेंट वीजा है उसको रोकना, और खासतौर पर उन कोर्सेज के लिए जो कि ऑनलाइन के थ्रू अवेलेबल है या फिर ऑनलाइन एडमिशन जिन बच्चों ने लिया हुआ है, ऐसे में इस तरह के बदलाव से क्या स्थिति बनती है, क्या चुनौतियां भारतीय छात्रों के लिए हैं या फिर कोई खास बदलाव नहीं होगा? नमस्कार जी। जहाँ तक जो मैं देख रहा हूँ कि भारतीय छात्रों की संख्या बराबर बढ़ रही है और तकरीबन हर एक देश, और इन देशों में मैं शामिल करूँगा कनाडा को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, यूएस, यूके को, बाकी देशों को भी भारतीय छात्रों में उनको बहुत रुचि है, क्योंकि बहुत काबिल बच्चे जाते हैं हमारे इन देशों में। सबसे अमेरिका में देख लीजिए, तकरीबन जो आप बात कर रहे थे, तकरीबन 20% जो छात्र हैं वो भारतीय हैं। और अमेरिका ने जो मॉडल इख्तियार किया है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो बच्चे हैं एक तो सबसे अच्छे जाते हैं, अपने जो प्रतिभाशाली बच्चे वहाँ रहते हैं, वहाँ काम करते हैं और इस तरह से उनकी जो R&D कैपेबिलिटी है उसको मजबूत करते हैं। तो अब जो इस वक्त हो रहा है वो थोड़ा मिक्स्ड है पिक्चर। काफ़ी जगह में बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे इंग्लैंड में, क्योंकि उन्होंने वीज़ा रिलेटेड, वर्क रिलेटेड वीज़ा बंद कर दिए थे, तो हमारे छात्रों की संख्या आधी रह गई थी और अब दोबारा हमारे छात्र तकरीबन 37,000 38,000 के करीब हो गए हैं। कनाडा ने तो कमाल कर दिया है। कनाडा में तकरीबन 2 लाख, 2.25 लाख भारतीय छात्र हैं और उनको देखिए, मोटी बात यह है कि भारतीय छात्र इसलिए जाते हैं कि एक तो विद्या के लिए, दूसरा कि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, क्योंकि हम एक विकासशील देश हैं। तो ये है। और जो अब अमेरिका ने कदम उठाया है, मेरे विचार में ऐसा कोई भारी गलत है जहाँ तक मुझे लगता है, पर ऐसा कि बच्चों पे बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वीज़ा कैंसिल नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जिनकी ऑनलाइन ट्यूशन है वो वापस चले जाएं अपने देश में। और क्योंकि अमेरिका में बहुत खर्चा होता है, तो दिक्कत ज़रूर है बच्चों को आने जाने की, पर अगर 5 महीने वापस आते हैं तो जो उनकी खर्चे में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, गुलशन सर, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज में, और खासकर अगर मैं अमेरिका की बात करूं, भारतीय छात्र बहुत ज्यादा संख्या में पहुंचते, जैसा कि विष्णु सर ने कहा। और वहां पर खबर यह भी है कि कई यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इस तरह के फैसलों के खिलाफ हैं और उन्हें आवाज भी अपनी बुलंद की है। लेकिन अगर अमेरिका में ही समझें, क्या कोविड एरा में भी वो क्रेज विदेशी धरती पर पढ़ाई का कायम है और उसके पीछे वजह क्या है, जो संख्या लगातार दिनों दिन बढ़ रही है इन अगर यूरोपीय देशों की बात करूं? जी, अब उसमें यह है कि क्रेज जो है भारतीय छात्रों का बाहर जा के पढ़ने का, वो तो बढ़ रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसे छोटे मोटे जो अभी बदलाव चाहे आएंगे भी, उससे कोई बहुत बदलाव उसमें आने जाने वाला है। लेकिन ये बात तय है, जैसे एम्बेसडर साहब ने बताया, कि
आने वाले कुछ महीने या एक आध साल अभी काफ़ी दिक्कतों का है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो यूरोप में हो, इनफैक्ट चाहे भारत में भी हो। इनफैक्ट हमारे भी छात्र जो हैं वो भी सारे उसी तरह की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। अब ये है कि जैसे अमेरिका अभी कोरोना के मामले में विश्व का अभी पहले स्तर का एक देश बना हुआ है, जहाँ पे 30 लाख लोगों को संक्रमित हो चुके हैं, 1.25 लाख लोग मर चुके हैं, और वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑब्वियसली घबराए हुए हैं। उन्होंने उसको कुछ समय तक उसको बंद करना चाहते हैं। उसके अंदर लेकिन वहाँ की अपनी एक पॉलिटिक्स है, क्योंकि ट्रम्प साहब ये भी चाहते हैं कि सारे उद्योग खुले वहाँ पे, यूनिवर्सिटीज़ भी खुलें, तो इसलिए एक दूसरे किस्म का दबाव भी वहाँ पे है। लेकिन ये एक बात ये है कि छात्रों को जैसे बताया एम्बेसडर साहब ने, ये जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे छात्र, क्योंकि 15-20-25% से ज़्यादा बच्चों को कोई वहाँ पे छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। वो अपना पैसा लगा के एक तरीके से उनका निवेश होता है। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको कोई नौकरी मिले उसके बाद। तो जो किसी देश के अंदर भी वहाँ पे नौकरी की संभावनाएं ज़्यादा होंगी और जाहिर तौर से वहाँ पे स्टूडेंट जाना पसंद करेंगे। जैसे अभी पिछले 2-3 साल में अमेरिका में नंबर कम हुए हैं क्योंकि वहाँ पे दिक्कतें आ रही थी। अभी जैसे इंग्लैंड में जैसे आपने बताया कि 2012-13 में काफ़ी वहाँ पे जब थेरेसा में वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थी, सॉरी वहाँ पे जब वो होम सेक्रेटरी थी, उन्होंने सिर्फ 4 महीने का वक्त दिया था कि उस टाइम 4 महीने ही रह सकते हैं, लेकिन अभी 19 में 2 साल का वक्त दिया गया था। अभी जो है 3 साल का वक्त दिया जाएगा जो पीएचडी के छात्र अभी करेंगे, लेकिन ये उनके ऊपर लागू होगा जो 2021 से वहाँ पे छात्र बन के जाएंगे। तो ये एक निवेश है जो बच्चे करते हैं अपना, और वो क्योंकि परिस्थितियां हैं ऐसी कि यहाँ पे रोजगार की कमी है तो लोग बाहर जाएंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन वो दिक्कतें हैं, जैसे बात यह है कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, भारत के अंदर रातों रात हमने सारे अपने लाखों छात्रों को घर भेज दिया है, 4 महीने से सब लोग घर में हैं। तो इसी तरीके से अगर अमेरिका के अंदर भी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ अगर ऑनलाइन चल रही है और अगर वो छात्रों को कह रहे हैं कि आप चले जाए 2-4 महीने के बाद, उसके बाद जब चल जाएंगी वहाँ पे आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि जिसके लिए हम इतने परेशान हों। ये बात ज़रूर है कि जो छात्र वहाँ पे एक परेशानी उनको होती है कि हम जाएंगे दोबारा से आ पाएंगे कि नहीं, और वहाँ पे जब छात्र जाते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, आप वहाँ पे रहना चाहते हैं, वहाँ पे नेटवर्किंग में चाहते हैं, वहाँ पे सब कुछ, वो एक मुद्दा है। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं पूरे दुनिया की कि उसके अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ जूझ रही हैं जिस तरह की वहाँ पे सिचुएशन होगी। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में भी देख लीजिए, अभी वो स्टूडेंट आने वाले थे फिर उन्हें बंद कर दिए। तो ये एक दिक्कत का समय है, वो सिर्फ अमेरिका में नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग अमेरिका में भारत के पढ़ते हैं तो इसलिए थोड़ा ये मुद्दा बन गया है। लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी जो है, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो इसी प्रॉब्लम से जूझ रही है। जैसे जैसे ये मामला सुलझता जाएगा, अगर सिचुएशन कोरोना की ठीक हो जाएगी यूरोप के अंदर, जैसे अभी धीरे धीरे थोड़ी सी बेटर हो गई है, अमेरिका में भी अगर बेटर हो जाएगी मामला सुलझ जाएगा। इसी तरह से भारत में भी हमारे बच्चे भी जो हैं वो भी एकदम सारे के सारे जो हैं, पूरी यूनिवर्सिटीज़ बंद पड़ी हैं, लैब्स बंद पड़ी हैं, वो भी जा चुके हैं घरों के अंदर। तो दिक्कतें सारे स्टूडेंटों को हैं, सिर्फ अमेरिका में भारतीय बच्चों को दिक्कत नहीं है, सारे जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं सभी को उसी तरह की दिक्कत है। तो हमको उस पूरे ब्रॉडर जो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको समझना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई ऐसा जो मोह है भारतीय बच्चों का बाहर जाने का, वो कम हो जाएगा। वो नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके एक अपने कारण है जिसलिए वो जाते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि आने वाले 6-8 महीने जो है उनके लिए दिक्कतों का समय है, और अगर जिनको अभी एडमिशन मिल गई है वो नहीं जा पा रहे हैं, या ऑब्वियसली जब आप इतना पैसा दे के सिर्फ ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहते, वहाँ जाना चाहते हैं, ये सारी दिक्कतें हैं वो स्टूडेंटों को आ रही हैं। जी ओके। और इस तरीके से श्रीवास्तव सर, क्योंकि अमेरिका में अगर मैं कहूँ कि कई सारी यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड, MIT जैसे जो है संस्थान है, इन्होंने इस तरह के फैसलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे जो एडमिशन प्रोसेस है, जो अट्रैक्शन है छात्रों का, वो नेगेटिव पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसके साथ साथ क्या जो दूसरे विकल्प हैं इस वक्त भारतीय अगर छात्रों के नजरिए से देखें, अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के अलावा, वो ज्यादा बेहतर विकल्प नजर आते हैं, या फिर डिजिटल ऑनलाइन एरा में इस वक्त सब जगह हालात एक जैसे हैं और इसमें बहुत ज्यादा फर्क किसी, अगर हम कंपेयर करें यूके को लेकर या चाइना को लेकर या अमेरिका को लेकर, तो बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। देखिए, इसमें 2 बातें तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा शुरू में। इस चर्चा में हमें पूर्ण संदर्भ को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। ये जो इनका निर्णय लिया गया है ट्रम्प साहब का, ये सिर्फ
हिंदुस्तानी छात्रों के लिए नहीं है, ये दुनिया भर के छात्रों के लिए है। दूसरा कि जो कुछ हो रहा है वो कोविड की वजह से आर्थिक संकट और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। ये चीज़ें जो हैं उच्च शिक्षा के माहौल को पूरी तरह से आने वाले कई बरसों तक इस पे असर रहेगा। तो हायर एजुकेशन को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और इससे लिंक्ड है तीसरा पहलू कि इसका जो पॉजिटिव रचनात्मक पहलू है कि डिस्टेंस लर्निंग इंटरनेट के ज़रिए उच्च शिक्षा की कॉस्ट कम कर देती है और वो उसकी पहुंच ज़्यादा छात्रों तक हो सकती है। अब रही ये बात कि हमारे पास विकल्प क्या है, आप देख लीजिए, अभी वर्ल्ड बैंक की 2 हफ्ता पहले रिपोर्ट आई थी, दुनिया की सारी इकोनॉमी इस कोविड से अफेक्टेड है और ये इससे निपट के आने में कम से कम 2 या 3 साल लगेंगे। अमेरिका में अभी शायद 4 महीने में शासन शायद हो सकता है ट्रम्प साहब फिर जीत जाए, हो सकता है शासन बदल जाए, लेकिन यूरोप या और जगह ऐसी कोई बात नहीं है। तो विकल्प कम है, लेकिन अगर हम इसका रचनात्मक पहलू देखें, इससे इंटरनेट के ज़रिए शिक्षा की कीमत कम हो जाती है और इसका एक्सेस बढ़ जाता है। और बच्चों का, जहाँ तक छात्रों का सवाल है, वो सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं जाते हैं, वो रोज़गार के लिए जाते हैं। अब उनको देखना है कि हम उनको भारतीय संदर्भ में उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या गुलशन जी, जिस तरीके से 2 पहलू मुझे लगते हैं कि एक तो ये कि यूनिवर्सिटी के नजरिए से इसलिए उन्हें शायद ये इस तरह के फैसले पसंद नहीं आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स की संख्या में इसका कुछ असर हो सकता है या शिफ्ट हो सकता है दूसरी कंट्रीज में, अगर कोई एक कंट्री ज्यादा सहूलियत दे रहा है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स के नजरिए से कहूँ तो वहां पर जाना इसलिए बेहतर है क्योंकि उन्हें शिक्षा के साथ साथ रोजगार के बेहतर विकल्प वहां पर जो एनवायरमेंट है वो उन्हें मिलता है। जी बिल्कुल, आप सही कहा, क्योंकि छात्र जाते हैं सिर्फ अगर ऑनलाइन उनको पढ़ना है तो उसके लिए उनको इतना पैसा वहां देने की जरूरत नहीं है। बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो बहुत कम पैसे में वो भारत में बैठ के पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे तो फ्री कोर्सेज हैं। वो जाते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वहां पे आप जाएंगे, वहां की डिग्री लेंगे, वहां का एक पूरा नेटवर्किंग में आप आते हैं, वहां पे आप जो है इंटर्नशिप करते हैं तो नौकरी लेंगे। वही मैंने कहा कि 60 से 70% लोग अपना पैसा लगा के वहां पे वो जाते हैं क्योंकि उससे उनको नौकरी मिले। लेकिन जैसे मैजल श्रीवास्तव जी ने कहा, क्योंकि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की वो इतनी बुरी हालत में है, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो यूरोप की हो, चाहे वो भारत की हो, जो किसी भी देश की ले लीजिए, तो उसके अंदर दिक्कत मुझे लगता है ये सिर्फ नहीं है कि वो सिर्फ उनको 2-4 महीने के लिए वहां से जाने के लिए कह दिया है। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा मुझे लगता है सबसे बड़ा जो आने वाले समय में होने वाला है कि जब आप इतना पैसा वहां पे इन्वेस्ट करने के बाद पढ़ने जाते हैं, चाहे वो यूएस में जाए, चाहे यूके में जाए, कहीं भी जाए, उसके बाद आपको रोजगार के साधन वहां पे हैं कि नहीं है। अगर रोजगार आपको नहीं मिल पाता है तो मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों का वहां जाना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि बेसिकली आप वहां पे रोजगार पैदा लेने के लिए जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो जाते हैं वो सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको नौकरी की वहां पे तलाश है। उसके बाद तो जैसे भी जो भी कोई देश, चाहे अगर जैसे यूके में थोड़ी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अभी मिलेगी, उम्मीद है, लेकिन उसके साथ सिर्फ ये कानून की बात नहीं है। उसके बाद ये भी है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था अगर आप देखें यूके की, तो अगले इस साल तो वो सिर्फ 8-9-10% वहाँ पे डाउन होने वाली है। उसके बाद कितने रोजगार के अवसर वहाँ पे होंगे, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा संकट जो है बच्चों के सामने है, वो पूरी दुनिया के सामने जो आने वाली अभी पीढ़ी है उनके लिए है कि रोजगार के साधन कितने ज्यादा उनको मिलते हैं, भारत के अंदर मिलते हैं, भारत से बाहर मिलते हैं। अब ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि 2021 में या आने वाले 5-7 महीने के बाद किस तरह से इकोनॉमिक रिकवरी पूरी दुनिया में होती है। लेकिन विष्णु सर, जिस तरीके से अगर हम कोरिलेट करें एजुकेशन के लिए एडमिशन और उसके बाद वहां पर रोजगार, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्थाओं का हाल है और दुनिया के तमाम देश, चाहे वो विकसित राष्ट्र हो या विकासशील राष्ट्र हो, वहां पर इकोनॉमी जिस तरीके से नीचे गई है कोरोना के चलते, रोजगार का संकट तकरीबन सभी देशों में नजर आने वाला है और ये शायद बढ़ते महीनों के साथ और बढ़ सकता है। ऐसे में इस तरह के सख्त नियम
क्या ऐसा लगता है कि दूसरे देशों की तरफ से भी आ सकते हैं? और फिर ऐसे में उन छात्रों के लिए जो दूसरे देश से आकर वहां पर ज्यादा पैसा खर्च कर पढ़ना चाहते हैं और रोजगार भी चाहते हैं, उनका भविष्य दांव पर होगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा जी, ये कोई आम स्थिति नहीं है। माना जाता है कि कोरोना वायरस जो पेंडेमिक है उतना ही भयंकर है जो कि 1918 में जब स्पेनिश फ्लू हुआ था। तो हम देखते हैं कि तकरीबन 100 साल के बाद ऐसा संकट आया है। तो इसमें आम स्थिति नहीं है और इसमें जो आम पैमाना है लगाना कि वैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो मुमकिन नहीं है। इस वक्त मुश्किलातें होंगी, 3 महीने हो सकती हैं, 6 महीने हो सकते हैं, साल हो सकते हैं, रोजगार की समस्या हो सकती है, बहुत समस्याएं हैं। और जैसे हमारे दूसरे मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि भारत में भी समस्याएं हैं। हाँ, फर्क ये है कि कुछ देशों की इकोनॉमी पे ज्यादा असर पड़ेगा, कुछ पे कम पड़ेगा। कोई जल्दी रिकवर करेंगे, कुछ देरी से करेंगे। जहां तक अमेरिका की बात है, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, आज अमेरिका की आबादी तकरीबन हमसे 1/4 है, 32, 33, 34 करोड़ की आबादी है और 60,000 केस रोज हो रहे हैं। तो अगर आप कंपेयर करें तो भारत की आबादी को देखते हुए ये मतलब ये है कि अमेरिका में अगर भारत की आबादी होती तो तकरीबन 2.5 लाख केस रोज होते, यानी कि भारत से 10 गुना ज्यादा है। तो अगर हम अपने बच्चों का ये सुरक्षा चाहते हैं, अगर तो क्लास में जाते हैं तो ठीक है, ये रिस्क ले रहे हैं। अगर क्लास में भी नहीं जा रहे हैं आप, तो अगर मैं तो अपने बच्चों की तरफ से बात कर रहा हूँ, अगर मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनको वापस बुला, क्योंकि हमारे देश में स्थिति भगवान की दया से फिर भी अच्छी है। तो अब रही बात ऑनलाइन एजुकेशन की, ये इसमें बदलाव जरूर आएंगे, पर मोटी बात यह है कि जब तक हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, जब तक हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी जितनी है, और तब तक हमारे बच्चे बाहर जाने की जिनके पास क्षमता है कोशिश करेंगे। और दूसरा ये भी है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो इतने कंपेटिटिव हैं कि जो आपके 20, 25, 30, 40 जो टॉप के विश्वविद्यालय हैं, उनमें एडमिशन तो तकरीबन बहुत ही मुश्किल है। तो जो प्रतिभाशाली है बच्चे कहाँ जाएं? तो जाहिर है कि अगर उनके पास व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, तो बाहर जाएंगे। फर्क जरूर पड़ेगा, पर जब तक जरूरत होगी विद्या की, रोजगार की, अपॉर्चुनिटीज की, तब तक ये चलता रहेगा सिलसिला। इसमें ये कहना कि कम होगा, ज्यादा होगा, ये शायद मैं अटकल है जो मैं नहीं लगा सकता। एक चीज सर, और क्योंकि आप चीन में भी रहे, वहां पर भी भारतीय छात्र जाते हैं, लेकिन अगर कंपेयर करूं मैं यूरोपियन कंट्रियों की तरफ रुझान और चीन की तरफ रुझान, क्योंकि चीन में शायद कहा जाता है कि उतने ज्यादा मौके रोजगार को लेकर भारतीय छात्रों को नहीं होते जितने कि यूरोपियन कंट्री में जो मैं कहूँ कि चॉइस मानी जाती है। क्या इस तरह की संकट के बाद ये जो शिफ्ट है, ये दिखेगा भारतीय छात्रों को विदेश में पढ़ने का, और जो देशों की चॉइस थी वो भी बदलने वाली है? मेरा ये मानना है कि जो भारतीय छात्र, एक तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वहाँ रोजगार की व्यवस्था तकरीबन ना बराबर है। तो अगर हम अपने छात्रों को देखें जो चीन जाते हैं, तकरीबन 80-85% मेडिकल डिग्रीज के लिए जाते हैं, 80-85%, और तकरीबन 23,000 हमारे बच्चे चीन जा रहे हैं। और मैं चीन में पोस्टेड रहा हूँ। जिन दिनों मैं था उस वक्त तो मुझे कहना पड़ेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बच्चों को पढ़ाने का, वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था, पर और डिग्रीज की भी प्रॉब्लम थी। अब शायद कुछ सुलझ गई है, पर और बाकी बच्चे जाते हैं मैनेजमेंट क्लासेस के लिए, तो ये है, जॉब के लिए नहीं जाते हैं। पर जो हालात हैं हमारे संबंधों के, और जिस तरह की डिग्री वहाँ मिलती है, जिस तरह की क्वालिटी है, मुझे लगता है कि माँ बाप को बच्चों को थोड़ा एक बार दोबारा विचार करना चाहिए, क्योंकि चीन के साथ हमारे रिश्ते भी जल्दी से सुधरने वाले नहीं हैं, और उसका असर बच्चों पे पड़े ये मैं नहीं चाहता हूँ। ओके, श्रीवास्तव सर, कोविड का एक तो संकट, दूसरा चीन के साथ रिश्तों का संकट, और ऐसे में
जो तमाम यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मैं कहूँ कि एडमिशन से लेकर और अलग अलग तरीके से भारतीय छात्रों को लुभाने की कवायद होती है, आपका क्योंकि एक लंबा अनुभव रहा है अलग अलग देशों में, किस तरीके से बेटर ऑप्शंस के तौर पर अगर मैं कहूँ क्या हो सकते हैं भारतीय छात्रों के लिए, और क्या डिजिटल मोड में अब वहां जाने की बजाय हमारे देश में रहकर वहां की शिक्षा भी लें और रोजगार के अवसर अपने देश में ज्यादा तलाशे बनस्पति दूसरे देश में, जब तक ये संकट बरकरार है? साहब, आपने एकदम ठीक कहा। इस आर्थिक संकट कोविड का अर्थ है एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट दुनिया भर के लिए। इसमें हमारे लिए विकल्प यही है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था, अपने विश्वविद्यालय, अपनी शिक्षा संस्थानों को बेहतर बनाएं। और अगर बाहर जाने की बात है तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें से कितने प्रतिशत छात्र स्टेम सब्जेक्ट्स में जाते हैं। स्टेम सब्जेक्ट साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, इनमें लैब एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। जो लिबरल आर्ट्स हैं उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको इंटरनेट के ज़रिए या डिस्टेंस लर्निंग के ज़रिए भी काम चल सकता है। और जहाँ तक स्टेम सब्जेक्ट्स वाला है वहाँ पे भी आप देखिए एजुकेशनल कोर्सेस रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, जॉइंट डिग्रीज हो सकती हैं। पहले भी ऐसा प्रबंध था, मैंने ईरान में किया, मैं वहाँ राजदूत था, कि आप अगर 2 साल का कोर्स है उसमें से 3 सेमेस्टर हिंदुस्तान में करिए और चौथा सेमेस्टर अमेरिका में करिए, या आप इसको बढ़ा सकते हैं, कहीं आधा कर सकते हैं, कहीं 3/4 कर सकते हैं, जैसा भी है। तो इस तरह के विकल्प अभी भी रहेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखिए, या तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि हम अपने अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाएं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं है कि उन्होंने शिक्षा के परिवेश में नियम बदल दिए हैं कि इंटरनेट पे जो बच्चे डिग्री कर रहे हैं वो वापस चले जाएं। इसका लिंक है H1B वीज़ाज भी कम हो रहे हैं। और अगर वहाँ पे अगर शासन का परिवर्तन भी होता है तो मेरे ख्याल से इस स्थिति में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो हमें तैयार रहना चाहिए कि हमें अपने परिवेश में हम क्या उन्नति ला सकते हैं। और जहाँ तक बाहर जाने वाले बच्चों की बात रही, आप देखिए, अगर आप पूरे हिंदुस्तान के लिए देखिए, हमारे लिए तो उससे बड़ा संकट है जो हिंदुस्तान में विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थान हैं, प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक, वो बंद पड़े हैं। तो वो तो उससे ज़्यादा बड़ा संकट है। तो मेरे ख्याल से डिस्टेंस लर्निंग एंड इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट, इसका कोई विकल्प नहीं है। गुलशन साहब, आखिरी में मैं आपसे चाहूंगा कि जिस तरीके से ये दौर है और जितना ही लंबा खींचेगा, क्या उतना ही दूसरे देशों में जाकर पढ़ाई करने के क्रेज पर ये थोड़ा सा अंकुश लगा पाएगा? और दूसरा ये कि बहुत सारे छात्रों के सवाल ये हैं कि इस सत्र में कई 100 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने बाहर की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया है और वो इस दुविधा में है कि वो अगला कदम क्या करें, क्या बैकआउट करें या वहां पर वेट करें, जिस तरीके के हालात हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि संकट अभी कितना लंबा खींचेगा। और दूसरे देशों में की ओर से जो नई गाइडलाइंस हैं वो हर महीने बदलती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, स्थिति तो आपने जैसे कहा ये बिल्कुल अनिश्चितता की है, और उसमें जो बच्चों को भी अभी एडमिशन नया मिला है वो तो अभी उनको तो वेट करना ही पड़ेगा। अब अगर उन्हें पैसे ऑलरेडी भर दिए हैं अपनी फीस वगैरह, तो उनके लिए दिक्कतें और ज़्यादा हैं। और काफ़ी बच्चों ने, मुझे जहाँ तक अपनी जानकारी है, उन्होंने काफ़ी अपनी जो है एडमिशन्स को डेफर कर दिया है कि अगले साल जैसा भी सिचुएशन होगी उस हिसाब से उसी कंट्री में उस तरह के कोर्सेज में हो जाएंगे। लेकिन मुझे जो लगता है कि आने वाले 2-3 साल के बाद, और इनफैक्ट शायद लंबे समय में भी, एक बहुत बड़ा बदलाव उस तरह से आने वाला है, क्योंकि एक तो अभी 2-3 साल तक अर्थव्यवस्थाएं सारी जो हैं वो थोड़ी दिक्कत में रहेंगी। उसके बाद जो है सारा जहाँ का जॉब प्रोफाइल जिसमें आपको जॉब मिलने वाली है उसमें भी कुछ बदलाव होने की संभावनाएं हैं। ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोविड जो है 1-2 साल तक खिंच जाता है तो उसमें अभी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप किसी मेडिकल प्रोफेशन में हैं, अगर आप उस तरह की किसी
आपके पास कोई डिग्री है तो उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज अभी और ज़्यादा है पहले से भी। लेकिन दूसरे कई ऐसे या आईटी में भी कुछ हो सकता है नौकरियां ज़्यादा हो, लेकिन कई और ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें जो पहले नौकरी शायद मिल पाती, अब शायद आने वाले 2-3 साल में वो उनको उसमें नौकरियां मिलने में दिक्कत रहेगी। नियम काफ़ी कड़े होते जा रहे हैं काफ़ी देशों के अंदर, ये काफ़ी सही है, लेकिन कुछ देशों में जैसे यूके में हो सकता है कि आने एक दो साल में, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद थोड़े मौके ज़्यादा मिले, क्योंकि पहले जो यूरोपीय संघ के देश थे वहाँ के जो बच्चे थे उनके लिए वहाँ पे जॉब लेना आसान था। अब सबके लिए लेकिन ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरह से ब्रेक्सिट नेगोशिएशन होके फाइनली इस साल के अंत तक वहाँ पे कोई एग्रीमेंट उनका आता है। लेकिन संभावना ये है कि बाहर के जो छात्र जाएंगे, अब क्योंकि इसीलिए वो कानून भी थोड़े और अच्छे पहले से बेटर कर रहे हैं, तो इन सब पूरी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए नियम कायदे आप देखिए, उसके बाद वहाँ की अर्थव्यवस्था देखिए, नए किस तरह के वहाँ पे व्यवसाय जो आने जा रहे हैं, तो उस तरह आप अपना उसी तरह से, क्योंकि काफी निवेश करते हैं बच्चे बाहर जाने के लिए। जी विष्णु सर, आखिर में आपकी सलाह उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बाहर पढ़ाई का सपना सोचे हुए हैं इस कोरोना संकट के बीच भी? 2 चीजें हैं मैं बच्चों को कहना चाहूंगा। एक तो मुझे लगता है कि साल भर से ज्यादा समस्या नहीं है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि गलत ना हो मेरी असेसमेंट, इसलिए है कि जो वैक्सीन है वो 6-8 महीने में बन जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोरोना महामारी को साल भर के अंदर अंदर काबू हो जाएगा। एक तो ये है। दूसरा ये भी है कि अगर जो देशों में आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है और जहां उनकी नौकरियों की मुश्किल हो रही है, तो पहले अपने लोगों को नौकरियां देंगे, जाहिर है कि विदेशियों को नहीं देंगे। तो इस वक्त बाहर जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो जाहिर है कुछ साल के लिए फर्क पड़ेगा। तो अब ये एक तरह से जमा खर्च, वो नाप तोल के बात करने वाली चीज है कि उसमें प्रोज एंड कॉन्स वे करने की चीज है। और आजकल के टाइम में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि अगर थोड़े से प्रयत्न करें, बातचीत करें, ऑनलाइन चेक करें, तो आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो मेरा यही सुझाव है कि जल्दबाजी मत करें और थोड़ा सा अपना ख्याल रखें और नाप तोल के करें जो भी करते हैं, और आपका निर्णय ठीक रहेगा। श्रीवास्तव सर, आपकी कोई सलाह? सर, मेरा तो विचार है कि ये संकट विश्व के सामने कम से कम 5-6 साल रहेगा। कोविड की वैक्सीन अगर साल भर में भी डेवलप हो जाती है, अर्थव्यवस्था इतनी जल्दी नहीं सुधरेगी। पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि वी शेप रिकवरी होगी, कि जितनी तेजी से अर्थव्यवस्था नीचे गई है उतनी तेजी से ऊपर आएगी। अब ऐसा विचार नहीं है। पिछली बार जो ग्रेट रिसेशन हुआ था उसकी रिकवरी कम से कम वो 1936 के बाद शुरू हुई है। इनफैक्ट वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा, तो ऑलमोस्ट 1 डेकेड उसमें लग गया। ये रिसेशन उससे ज़्यादा गंभीर है। तो मेरे ख्याल से हमें इस बेसिस पे चलना चाहिए कि अगले 5-6 साल तक हमारे छात्रों को हिंदुस्तान में जो संस्थाएं हैं उनमें पढ़ के, और हो सकता है जॉइंट डिग्रीज वगैरह वो सब हो सकती हैं, मगर ये उम्मीद करना कि पुराना रवैया चलेगा और शिक्षा के माध्यम से हमें वहाँ रोजगार मिल जाएगा, वो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इसमें जो कुछ भी हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, जो वीज़ा के क्षेत्र में जो प्रतिबंध लग रहे हैं, वो तो और कड़े से कड़े होते जाएंगे। अच्छा, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि असल में इस कोरोना संकट के बीच दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए वीजा नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं, उसके पीछे का मकसद क्या है, उसका असर कहां पर होगा, और जो स्टूडेंट्स जो किसी भी देश से वहां पर जा रहे हैं, असल में उनकी शिक्षा के साथ साथ रोजगार पर भी भविष्य में किस तरीके का असर डाल सकते हैं, ये समझाने के लिए आपका शुक्रिया। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।